गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के जो मॉडल सेट 2022 से इसके हिंदी विषय का है, जो कक्षा 10वीं का है, उसके संपूर्ण 40 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर कर लें। ठीक है, तो आइए हम लोग हिंदी को देखते हैं, जिसकी परीक्षा जो है आपको 22 मार्च 2023 को होने वाली है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने इन मॉडल प्रश्न पत्रों के अलावा, यानी इसमें जो 40 प्रश्न पत्र हैं उसके अलावा उसके इर्द गिर्द घूमने वाले कुछ और प्रश्नों को भी डिस्कस किया है इस वीडियो में, तो जो कि आपके लिए बहुत ही लाभवर्धक होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो प्रश्न पत्र देखने से पहले आपके कुछ निर्देश दिए हुए होते हैं, जिस निर्देश को आपको पढ़ लेना है। इन सभी प्रश्न पत्रों के निर्देश एक ही टाइप के हैं। इसमें केवल आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें क्या कह रहा है कि जो 4 विकल्प होंगे, ठीक है, लेकिन इसमें किसी भी प्रश्न का नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। इसका ये मतलब है कि आपको प्रश्न का उत्तर पता हो या न हो, लेकिन आपको हर प्रश्न पर रिस्पॉन्स करना है। यदि ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको ऑप्शन कौन सा सही ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप किसी भी ऑप्शन ABCD किसी में से एक ऑप्शन को आप जो है कलर कर डालेंगे, OMR शीट पर ऐसे कोला कर देंगे। ऐसे आपके जो प्रश्नों के सही होने की संभावना है वो 1/4% होती है, तो आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। जिसमें पहला प्रश्न है, खंड क है अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। आप जानते हैं अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। अपठित का मतलब होता है ऐसा गद्यांश जो आपने इसके पहले न पढ़ा हो। तो कुछ ऐसे पैसेज होते हैं जिसको पढ़ करके उसके नीचे दिए गए कुछ उत्तर होते हैं, उसको हम लोग को देना होता है। तो सबसे पहले आप ये गद्यांश को पढ़ जाएं। उसके बाद हम लोग आइए फटाफट प्रश्नों को देखते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है, घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां से क्या कहती हैं। ठीक है, घड़ी की निरंतर, तो यहाँ देखिए जो प्रश्न पूछ रहा है वो उस प्रश्न का उत्तर आपको अपने विवेक से नहीं देना है, अपने ज्ञान से नहीं देना। हमको इसका उत्तर कहाँ से देना है, ये ऊपर जो पैसेज दिया हुआ है इसी में से पढ़ करके यहाँ जो कहता है हमको उसी में से देना है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको देखिए लिखा हुआ है घड़ी की टिक टिक। यहाँ देखिए दिया हुआ है घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है। उसकी निरंतर सरकती हुई सुइयां कह रही है समय जा रहा है, कुछ कर लो कुछ कर लो कुछ कर लो। तो घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां क्या कहती हैं, इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। आइए प्रश्न पर, घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां क्या कहती हैं, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, कुछ कर लो। यही हम लोग पढ़े थे, कुछ कर लो। तो पहला का जो है ऑप्शन डी है, सही है, कुछ कर लो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है। गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है, तो इसके सेंटेंस को आइए देखते हैं। गांधी जी ने, देखिए यहाँ लिखा है, एक बार, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी से पूछा, जीवन में उठने के लिए किसी को सबसे पहले क्या करना चाहिए, शिक्षा, शक्ति या धन संग्रह। तो गांधी जी ने उत्तर दिया, यह वस्तुएं जीवन में सहायक अवश्य होते हैं, किंतु मेरे विचार से एक वस्तु का सबसे अधिक महत्व है और वह है समय की परख। ठीक है, वो क्या है, समय की परख। अब आइए उत्तर को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ऑप्शन सी है इसका, समय की परख। ठीक है, तो ये अपठित गद्यांश जो होते हैं, इनके जो 8 नंबर होते हैं वो आपका बहुत ही आसानी से आप इसको अर्न कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, पैसेज को सही से पढ़िए और उसके जो प्रश्न के उत्तर कह रहा है उसको आप दे दीजिए। तीसरा प्रश्न है, जीवन की कुंजी क्या है। तो जीवन की कुंजी क्या है, ऐसे मैं आपको इसका केवल आंसर बता देता हूँ। अभी जैसे मैंने पैसेज पढ़ पढ़ के उत्तर दिया, आप उसी के अनुसार उत्तर दें। तो थोड़ा मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग के लिए उबाऊ हो जाओगी। इस वजह से मैं केवल इसके उत्तर को बता दे रहा हूँ। तो क्या है तीसरा प्रश्न, जीवन की कुंजी है। तो तीसरा का ऑप्शन डी जो है वो सही है, समय का मूल्य समझकर काम करना। अगला प्रश्न है चौथा, अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। तो चौथा का ऑप्शन ए है, उधेड़ बुन में। ये जो उत्तर मैं टिक लगा रहा हूँ ये सब पैसेज में दिया हुआ है, आप पैसेज को पढ़ करके इसका उत्तर दे सकते हैं। अब हम लोग
काव्यांश को देखते हैं, काव्यांश की तरफ आते हैं। काव्यांश में एक आपका अपठित जो है काव्यांश होगा, लिखा है कुछ भी बन बस कायर मत बन। आप इसको पूरा पढ़ लेंगे एक बार एग्जाम हॉल में बैठेंगे जब, तो पेपर मिलने के बाद इसको पढ़ने के बाद आप इसके प्रश्न को देखेंगे हम लोग। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, ठीक है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। काव्य को पढ़ते हैं हम लोग। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको वहाँ। तो आप इसको पढ़ लेंगे। अब इसके बाद उत्तर को हम लोग देखते हैं। मेहनत करके जीवन जीना, खून पसीना लगाकर मेहनत करना, अपने प्रेम से संसार के युद्ध को जीना, कायर बन के चुपचाप रहना। तो पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी जो है वो सही है, कायर बन के चुपचाप रहना। ये कवि के अनुसार ये जीवन का व्यर्थ जाना है, ठीक है। तो चुपचाप रहना, कायर बन के, ये जो है जीवन का व्यर्थ पहलू है। छठा प्रश्न देखिए, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का आशय होगा। क्रातर कंदन क्या कह रहा है? छठा प्रश्न, क्रातर कंदन का आशय क्या होगा? तो इसका आशय होगा दुख से रोना। क्रातर कंदन दुख से रोना। सातवां प्रश्न है, कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं? कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि मनुष्य से जो कहना चाहते हैं वो ये कि मनुष्य कायर बनकर ना रहे। इसका क्या मतलब है कि कवि मनुष्य जो है कायर बन के ना रहे, यही कवि इन पंक्तियों में दर्शा रहा है, बतला रहा है। आठवां प्रश्न है, पथ चूमे तरकस का अर्थ है। तो पथ चूमे तरकस का अर्थ क्या होगा? तो आठवां का होगा ऑप्शन ए, ठीक है, पथ में कांटे। पथ में कांटे, पथ चूमे तरकस का अर्थ है पथ में कांटे। अब आइए हम लोग कहाँ चले गए? अब हम लोग खंड ख व्यवहारिक व्याकरण की ओर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। पहला जो प्रश्न है इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आसानी से दिखे। जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म तीनों चीज कह रहा है, ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो उसको कौन सी क्रिया कहेंगे? इसको कौन सी क्रिया कहेंगे? आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे। तो ये हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो 9 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अब थोड़ा सा हम लोग इस पर बात करते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। यानी ऐसी क्रिया जिसको कर्म की आवश्यकता पड़े, और अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता न पड़े। ये तो कर्म के आधार पर जो है क्रिया दो प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक। इसके अलावा भी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ दिया है, पूर्वकालिक क्रिया, तत्कालिक क्रिया, ठीक है। तो किताब में आप पढ़े होंगे क्रिया के बारे में। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अच्छा, आप लोग सकर्मक और अकर्मक के बारे में जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं पहचान पाते कि कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सी क्रिया अकर्मक। तो इसको आसानने का देखिए एक साधारण सा तरीका है। आप क्रिया के साथ प्रश्न करिए। कौन सा प्रश्न? क्या या किसको, ठीक है, किसको, क्या या किसको। फिर से मैं लिख देता हूँ स्पष्ट, क्या लगाना है या किसको, ठीक है, किसको, क्या या किसको आप प्रश्न करेंगे किसके साथ? क्रिया के साथ। तो हम लोग को तुरंत पता चल जाएगा कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें देखिए दिया हुआ है कि गीता पत्र लिखती है। अब प्रश्न पूछिए गीता क्या लिखती है? जवाब क्या आ रहा है? पत्र। यानी जिस क्रिया का जवाब आ जाए वो सकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो ये सकर्मक हो गया, ये नहीं होगा। बंदर नाचता है। अब इससे प्रश्न कीजिए बंदर क्या नाचता है? बंदर किसको नाचता है? तो इसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो ये जो है ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है, ये जो है अकर्मक क्रिया है। फिर आगे देखिए, रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब इससे प्रश्न करिए आप, रमेश क्या पढ़ता है? तो रमेश क्या पढ़ता है? रमेश पुस्तक पढ़ता है। फटाक से आपको उत्तर मिल रहा है, तो ये भी सकर्मक क्रिया हो गई। तीसरी जो है ये सकर्मक क्रिया है। रोहित ने गीत गाया। फिर इससे प्रश्न करिए रोहित ने क्या गाया? तो रोहित ने गीत गाया।
तो आपको क्या या किसको प्रश्न का जब उत्तर मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि वो क्रिया आपकी सकर्मक क्रिया है। जहाँ उत्तर नहीं मिले वहाँ अकर्मक क्रिया है। तो 10वां का ऑप्शन बी जो है वह बंदर नाचता है, ये जो है आपका अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे देखिए 11वां प्रश्न, मैंने संदेश भिजवाया क्रिया के भेद का नाम बताइए। मैंने संदेश भिजवाया, ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया होगी? ये होगी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं इसको आप समझ लीजिए, यानी ऐसी क्रिया जिसको मैं खुद न करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाऊं। जैसे उदाहरण समझिए इसका, जैसे अध्यापक ने छात्र से पत्र लिखवाया, ठीक है, पिता ने पुत्र से कार्य कराया, गुरु ने शिक्षक से बेंच साफ करवाया, यानी खुद न करके किसी और से करवा रहा है, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यहाँ देखिए प्रश्न जो क्या था कि मैंने संदेश भिजवाया, मैंने खुद नहीं भेजा, मैंने संदेश भिजवाया, तो यहाँ किस प्रकार की क्रिया होगी? अब कुछ लोग इसको जो है कि बहुत सारे मैंने मॉडल सेट भी देखे, उत्तर भी देखे, कुछ लोग इसको सकर्मक क्रिया कह रहे हैं। चूंकि यहाँ सकर्मक क्रिया नहीं होगा, यहाँ होगा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इसमें से क्रियापद कौन सी है? तो इसमें क्रिया कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप क्रिया बता सकते हैं। क्या है? सुनाती है। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रतीत हो उसे क्रिया कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान लीजिए कि बिना क्रिया के किसी भी वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि आपका कोई वाक्य है तो वाक्य में जो है क्रिया अवश्य होगी, अगर क्रिया नहीं है तो वो वाक्य नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है, सुनाती है। ठीक है, 13वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है? ठीक है, इसके ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन यहाँ 3 दिया है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि वाक्य के भेद। आप जानते हैं वाक्य कितने प्रकार की होता है? रचना की दृष्टि से वाक्य जो है 3 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा होता है? पहला होता है कर्तृवाच्य, ठीक है, पहला कर्तृ, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है उसको हम बोलते हैं भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जहाँ कर्ता की प्रधानता हो, कर्मवाच्य जहाँ पे कर्म प्रधान हो, और भाववाच्य जहाँ पे भाव प्रधान हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न देखिए, फिर से पढ़िए, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। तो यहाँ क्या होगा? पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? वो कर्मवाच्य हो जाएगा, पिताजी के द्वारा किताब पढ़ा गया। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे कहते हैं कि पिताजी किताब पढ़ते हैं, तो ये कौन सा वाच्य होता? तब ये कर्मवाच्य हो जाता। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि पिताजी के द्वारा किताब पढ़ा गया, तो किसके द्वारा किताब पढ़ा गया? तो पिताजी के द्वारा, तो यहाँ हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? सकर्मक। जो सकर्मक क्रिया होती है उसको हम कर्मवाच्य में बदलते हैं। किसमें? कर्मवाच्य, यानी कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। लेकिन जो अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, जो अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया से हम कर्मवाच्य नहीं बना सकते। ठीक है, अकर्मक जो क्रिया होगी उससे हम कर्मवाच्य नहीं बनाएंगे, उससे हम केवल और केवल भाववाच्य ही बना सकते हैं। यानी कर्तृवाच्य अगर अकर्मक क्रिया है तो फिर हम उसका केवल भाववाच्य बना सकते हैं, कर्मवाच्य नहीं बना सकते हैं। इसको आप ध्यान रखिए, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ देता है, तो आप इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की होती है, क्या होती है? अभी बात किए थे हम, प्रधानता होती है, कर्ता के कार्यों की क्या होती है? प्रधानता होती है। तो 14 का जो है ऑप्शन ए जो है वो सही है। 15 देखिए, 15वां है, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है। तो गर्मियों में खूब आम खाया जाता है। अब देखिए यहाँ क्या है? 15वां, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है। तो ये किस टाइप का वाक्य है? ये भाववाच्य है। ठीक है, गर्मियों में क्या खाया जाता है? आम खाया जाता है, और खूब खाया जाता है, यानी एक भाव को प्रदर्शित कर रहा है। ये वाक्य आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये भाववाच्य है। जैसे भाववाच्य के कुछ और वाक्य मैं बताता हूँ, अब मुझसे खड़ा भी नहीं हो जाता, मुझसे यहाँ बैठा नहीं जाता, मैं अब और देर इंतज़ार नहीं कर सकता, या मुझसे और इंतज़ार नहीं किया जा रहा। इस टाइप के जो वाक्य होते हैं वो भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न देखिए, यथाशक्ति कौन सा समास है?
तो ये बहुत ही आसान है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव को समास को पहचानने का आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, आप इसको याद रखेंगे तो आप आसानी से अव्ययी भाव समास को पकड़ लेंगे। देखिए अव्ययी भाव समास जो होती है उसके जो शब्द होते हैं उसके प्रारंभ जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो आ, अन, यथा, नी, भर, बे, बा, प्रति इत्यादि शब्दों से आरंभ होती है। ठीक है, तो हमने अभी क्या बताया, आ, अन, अथा, नी, भर, बे, बा, प्रति से प्रारंभ होती है। और यहाँ क्या है, यथा, इसका प्रारंभ किससे हो रहा है, यथा, शक्ति में यथा जुड़ा हुआ है। तो यथा से हमने अभी कहा कि जिस शब्द का प्रारंभ आ से हो, ठीक है, अन से हो, यथा से हो, नी से हो, भर से हो, बे से हो, बा से हो, यानी ऐसे शब्द जो आए शब्द के पहले, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ये अव्ययी भाव को समास को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है अव्ययी भाव समास की, यानी जो पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान हो, ठीक है, उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। 17वां प्रश्न देखिए, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। कुछ लोग को लग रहा होगा कि ये संधि हो सकता है, तो संधि और समास में थोड़ा सा अंतर ये समझ लीजिए कि संधि और समास होता तो दोनों में मेल ही है। संधि में क्या होता है, निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है, और समास में जो होता है वो शब्दों का मेल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे शब्दी जैसे विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, आपको मैं हर एक चीज़ क्लियर करते चल रहा हूँ। तो यहाँ देखिए विद्यालय का जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, विद्या प्लस आलय, तो विद्या प्लस आलय में आ प्लस आ जुड़ता है, तो अ प्लस आ जुड़ता है तो विद्यालय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि होता है, यानी यहाँ हमारा जो है वो वर्णों का मेल होता है। लेकिन अगर कहें स्वर्गगत, यानी स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्ग को गया हुआ 3-4 शब्द हैं जिनको मिला करके बना दिया गया स्वर्गगत, तो ये हो जाता है समास। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, तो उसको हम समास कहते हैं। आइए आगे, जलज का अनेकार्थी नहीं है, जलज का अनेकार्थी नहीं है। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न था कि जलज का अनेकार्थी नहीं है, तो जलज का अनेकार्थी जो नहीं है वो बादल नहीं है। बाकी जो जलज मीन्स कमल, मोती और मछली, ये सब होता है। तो अनेकार्थी शब्द आप जानते होंगे, ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक होते हैं अर्थ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम एक कोई शब्द लेते हैं जो है पत्र, पत्र का कौन कौन सा अर्थ होता है, पत्र मीन्स पत्ता भी होता है, और पत्र माने चिट्ठी भी होती है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे दूसरा अगर शब्द लें तो कनक, कनक माने सोना भी होता है, और कनक माने धतूरा भी होता है। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम अनेकार्थी के नाम से जानते हैं। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न, समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद आपको बताने हैं। ठीक है, दो भेद, तो इसके जो दो भेद हैं वो हैं समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, ये है समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। ठीक है, आगे चलते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इसको जान लीजिए। समुच्चय बोधक यानी वो अव्यय जो होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने वाला जो अव्यय होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने वाला जो अव्यय होता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एवं होता है, और होता है, तथा होता है, इन सब शब्दों को हम समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए जो शब्द होते हैं वे विकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। जो विकारी के अंतर्गत आते हैं वो आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी जो शब्द होते हैं जिनको हम अव्यय कहते हैं वो है क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये 4 होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विद्यार्थी अध्ययन खाली जगह सफल नहीं हो सकते। तो विद्यार्थी किसके बिना सफल नहीं हो सकते, तो के बिना, विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते हैं। ये आसान है, आप अपने विवेक से भी इसको भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। तो एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक जो होते हैं वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। कौन से, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, जो बनावट के आधार पर जो वाक्य होते हैं
वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो साधारण वाक्य जिसमें एक क्रिया और एक कर्म हो, या सामान्य एक क्रिया हो और एक कर्ता हो, उसको हम सामान्य क्रिया कहते हैं, सामान्य वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य उसे कहते हैं। और संयुक्त वाक्य जो होता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक जो हैं वाक्य मिल करके बनते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य यानी यहाँ पे एक ऐसा वाक्य होगा जो आश्रित होगा और एक प्रधान उपवाक्य होगा, वाक्य नहीं उपवाक्य होगा, उसे हम मिश्र वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होंगे, दोनों स्वतंत्र होंगे, दोनों का अपना पूर्ण अर्थ होगा। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा यानी मेन क्लॉज होगा, और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे जो प्रधान उपवाक्य पर जो है आपके आश्रित होंगे। ठीक है, तो ये है मिश्र वाक्य से संबंधित। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब खंड ग आ गया, पठित गद्यांश, यानी ऐसा खंड है जिसको हम लोग पढ़े हुए हैं पूरे साल, और उसके आधार पर हमको इसका उत्तर देना है। बाल गोविंद मजले कद के गोरे चिट्ठे थे, तो ये जानते ही हैं, बाल गोविंद भगत के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं गद्य में। तो आइए फटाफट हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, समय ज़्यादा न बर्बाद करते हुए। तो पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो बाल गोविंद भगत जो थे वो किस कद के थे? इसको आप याद भी किए होंगे, अगर नहीं भी याद है तो आपका पठित गद्यांश में दिया हुआ है, वो मझोले कद के व्यक्ति थे। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है आपका ये। आगे चलिए फटाफट देखिए, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? तो वे किसकी माला? वो तुलसी की माला बांधे रहते थे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, आप उसके आधार पर भी उसको देख सकते हैं। तो 23 का जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? वो ऑप्शन होगा डी, तुलसी की। ठीक है, अब अमरुद्दीन का जन्म डुमराव, ये आप पढ़े हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अमरुद्दीन कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम था। अब उसके आधार पर दे रहा है प्रश्न, उसको देखिए। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरुद्दीन का जन्म जो है डुमराव में हुआ था। बचपन में वो फिर काशी में चले गए थे, अपने ननिहाल गांव, और काशी में ही उनका फिर पालन पोषण होता है। और वहीं वे जो है कि क्या बजाते थे? वो शहनाई का वादन करते थे। वहीं पे गंगा के किनारे, गंगा के घाटों पर वे शहनाई में सुर और ताल मिलाते थे, शहनाई बजाना वे सीखे थे। अगला प्रश्न है 25वां, कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है? डुमराव और बिहार, काशी और डुमराव, शहनाई और डुमराव। तो एक दूसरे के लिए कौन उपयोगी है? शहनाई और डुमराव। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए जाने जाते हैं, चूँकि शहनाई जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से संबंधित है, और डुमराव गांव जो है एक ऐसा गांव है जहां पे बहुत सारे शहनाई वादक पैदा हुए थे। जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, नाम तो ये बड़ा है कि परिचय की कोई मोहताज तो है नहीं ये। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के अलावा उनके पिता, उनके चाचा, उनके दादा, उनके परदादा, यानी सभी लोग एक उच्च स्तर के शहनाई वादक हुए हैं जो कि डुमराव गांव में पैदा हुए हैं। तो डुमराव इसलिए भी फेमस है शहनाई के लिए, प्लस दूसरा चीज़, डुमराव गांव जो है वो गंगा के सोन नदी के किनारे है। गंगा नहीं, सोन नदी। तो वहाँ पे जो है नरकट घास जो होती है जिससे शहनाई बनाया जाता है, वहाँ पर वो बहुत मात्रा में होती है। तो इस वजह से भी डुमराव जो है शहनाई के लिए जाना जाता है। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ काव्यांश दिया है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान जानते हैं, जो बच्चे छोटे होते हैं, जो 6 महीने से ऊपर के होते हैं, 1 साल के, उनको आप देखेंगे तो उनके आगे के 2 दांत ऐसे निकले होते हैं, केवल 2 ही दांत जमे होते हैं मुंह में। तो वो जब हंसते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है देख करके। तो उसी का ये चैप्टर है दंतुरित मुस्कान। ठीक है, तो दंतुरित मुस्कान जो है, इसको आप लोग देखिए। इसमें जो प्रश्न है, उस प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, और नागार्जुन और महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इसके जो कवि हैं वो हैं नागार्जुन। नागार्जुन ने मेरी यह दंतुरित मुस्कान नाम की रचना की है, दंतुरित मुस्कान। अब दंतुरित मुस्कान का अर्थ क्या है? तो दंतुरित मुस्कान यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नए नए दांत निकले होते हैं, उन्हें हम दंतुरित कहते हैं। ठीक है, जो नए नए दांत निकले होते हैं छोटे बच्चों के, उन्हें हम दंतुरित। तो दंतुरित मुस्कान यानी जो छोटे बच्चे होते हैं और वे जब मुस्कुराते हैं, उनके जो नए नए दांत दिखते हैं तो बड़ा ही मनोहारी लगते हैं। अगला है बालकू बोली बधो नहीं तो ही। उपरोक्त काव्य की पंक्ति के रचयिता का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? कौन सा क्वेश्चन है कि उपरोक्त, यहाँ लिखा है बालकू बोली बधो नहीं तो ही,
अब कह रहा है कि उपरोक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कवि का नाम है। तो ये जो कवि हैं इसके ये हैं तुलसीदास। जो परशुराम संवाद है उसी में ये आया हुआ है कि बालको बोली बधो नहीं तो ही, यानी परशुराम जी कहते हैं कि मैं तुमको बालक जान करके तुम्हारा मैं वध नहीं कर रहा हूँ। लक्ष्मण से जब वो संवाद करते हैं तो वहाँ का ये प्रसंग दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब ये पंक्ति, ये जो अभी आप देख रहे हैं कि बालको बोली बधो नहीं तो ही, तो यहाँ कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अलंकार जो है वो है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं इसको समझ लिए। जहाँ किन्हीं काव्यात्मक पंक्तियों में कोई वर्ण बार बार समान रूप से आए उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण मतलब जैसे यहाँ देखिए लिया हुआ है ब, यहाँ कौन सा वर्ण है? ब है। ब इसमें भी आया है, ब इसमें भी आया है, ब इसमें भी आया है, यानी बालिको बोली बधो नहीं तो ही, यानी यहाँ इन पंक्ति में 3 बार ब समान रूप से आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अलंकार आप पढ़े होंगे तो आप इसको आसानी से बना लेंगे। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ किन्हीं काव्यात्मक पंक्तियों में एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके जो अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न हो, या यूँ कहें कि एक शब्द जो है 1-2 बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो। जैसे हम कहते हैं ना कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय बा खाए बोराय जगिया पाए बोराय। तो यहाँ एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। दोनों में से किसी को भी हम पा जाएं तो हम पागल हो जाते हैं, एक को खाने से और दूसरे को पा जाने से। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ कोई शब्द एक बार हो या एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ जो हैं, जहाँ कोई शब्द एक ही बार हो उसके अर्थ जो हैं अनेक हो। ठीक है, अनेक अर्थ हों, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती माना सुन। तो ये सब जो हैं तीनों प्रकार ये शब्दा अलंकार के ही हैं। अलंकार जो होता है उसका भेद होता है, मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, शब्दा और अर्था। तो यहाँ शब्दा की ही बात किया है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार की। अब अगले खंड की ओर हम लोग आ गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? मिलन की आस जगी, विरह की आग जगी, खुशी की आस जगी और प्रेम की आग जगी। तो आप पढ़े होंगे तो आप इसको भी आसानी से बना लेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। विरह की आग जगी, कौन सी आग जगी? विरह की आग। यानी जब उद्धव थे, उद्धव आकर के गोपियों से कहते हैं कि अब आप जो है कृष्ण की राह देखना छोड़ दीजिए, अब वो चले गए हैं, द्वारिकाधीश हो गए हैं, अब वे इधर आने वाले नहीं हैं, आप उनको भूल जाइए। तो गोपियों की जो विरह की आग थी वो और बढ़ जाती है। ठीक है, तो 31 प्रश्न है, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करती है? उत्साह कविता जो है वो किसकी ओर इशारा करती है? उत्साह जो है जीवन के संहार और विध्वंस की ओर, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ निर्माण नवसंचार की ओर, निराशा में जीवन और हताशा की ओर, और है पूंजीपति और व्यापारियों की ओर। ठीक है, तो उत्साह जो है ये किसकी ओर इशारा करती है? ये ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर इशारा करती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? तो मुख्य गायक की आवाज़ जो थी वो चट्टान जैसी भारी थी। ठीक है, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? तो वो चट्टान जैसी भारी थी। अगला है, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो धुंधला प्रकाश जो है किसका है? तो क्वेश्चन जो 33 है उसका उत्तर जो हो जाएगा वो है अस्पष्ट सुख। धुंधला प्रकाश यानी अस्पष्ट सुख, ऐसा सुख जो स्पष्ट न हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, मृग तृष्णा का अर्थ है। मृग तृष्णा क्या है? मृग तृष्णा किस टाइप का होता है? मृग तृष्णा जब रेगिस्तान में दोपहरिया होती है तो मृग को आगे पानी दिखता है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है और उसको पानी नहीं कुछ और होता है, वहाँ बालू होता है। तो ये एक प्रकार से क्या होता है? ये छलावा होता है, जिसको मृग बार बार पानी का महसूस करता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है मृग तृष्णा। ठीक है, आगे है 35वां प्रश्न। देखिए 35 प्रश्न कह रहा है कि पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया है? माता का आंचल मर्दुए शब्द किसने किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए। ठीक है, लेखक की माता ने लेखक के
पिता के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था। ये जो मूर्तिकार है वो उसके नाक के लिए क्या सुझाव दिया था लास्ट में, तो उसने सुझाव दिया था कि जिंदा नाक लगा दी जाए। बहुत प्रयत्न के बाद जब जॉर्ज पंचम की नाक नहीं मिलती है तो क्या करता है, वो कहता है कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी जाए। अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थे। तो ये एक नेपाल की लड़की थी, जो नेपाली भाषा में ये बोला गया था, सना सना हाथ जोड़ी। ठीक है, आगे है कैप्टन कौन था। तो कैप्टन कौन था, चश्मा बेचने वाला था। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, फर्स्ट चैप्टर का ही ये क्वेश्चन है और फर्स्ट चैप्टर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखिए, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था। तो लेखक ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खीरा खाने से जो है इनकार कर दिया था। आगे है फादर कामिल बुल के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे। तो डॉक्टर कामिल बुल के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। इसके बाद मैं हिंदी के वीवीआई क्वेश्चन को भी डाला हूं, तो आप उसे भी देख लीजिए, जो कि आपके 2 दिन बाद एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।